अजय माला आज हमारे पास है बीकॉम फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा। कई बच्चे जो प्राइवेट तैयारी कर रहे हैं उनको थ्योरी बिल्कुल नहीं पता, पार्ट का नाम भी नहीं पता, कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है वो भी नहीं पता। तो आज मैं बताऊंगा डिटेल से कैसे कोई एक क्वेश्चन जो 5 से 7 नंबर के लायक है उसको आप 15 नंबर का बना सकते हैं। क्या क्या उसमें ऐड करेंगे जिसमें नंबर भी नहीं कटेगा, नंबर पूरा मिलेगा। कैसे आप थोड़ा सा याद करके उसको ज़्यादा नंबर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जानेंगे डिटेल से। क्वेश्चन पूछना क्या चाहते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, क्या गलती होती है वो नहीं करना है और क्या लिखना है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा जो है, नियमन शब्द ये बताता है कि यहाँ पर जो भी परिभाषा लिखी गई है, जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान अधिनियम के तहत लिखा गया है, जहाँ पर डेट और एक्ट आपको स्पष्ट रूप से दिए रहेंगे। अधिनियम की धारा क, छ, एच ये सब लिखा रहेगा। तो जो भी परिभाषा आपको पढ़ना है उसके तहत पढ़ना है। तो पहला तो इतना याद रख लो कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं अगर उसकी परिभाषा में या कहीं पर भी एक्ट या धारा अधिनियम बताया है या सन बताया है तो उसमें कोई गोलमाल मत करना। जो एक्ट धारा लगना उसको वैसे लिखना, इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा। फेंकने वाले बच्चे सबको नहीं ध्यान देते इसलिए उनका नंबर नहीं मिलता बहुत लिखने के बाद भी। तो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो इसलिए मैंने नॉक किया है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, यूनिट 1 में जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है अनुबंध और ठहराव से संबंधित। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले आपको ठहराव को समझना होगा। तो डायरेक्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन में जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, पर उससे पहले मैं लाइट जला लूँ ऊपर कभी 1 मिनट। टू ये बात तो फाइनली क्वेश्चन पे अब आपको फोकस करना है, बड़े ही ध्यान से देखना है। अनुबंध की प्रकृति, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है। दुर्ग, सरगुजा, पंडित रविशंकर शुक्ल का मतलब रायपुर, बिलासपुर और बस्तर सभी ने पूछा है। क्यों पूछा है देखिए, क्वेश्चन पहला तो इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में। दूसरी बात क्या है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से बोला गया है। जैसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो लिखा है सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इसी बात को देखिए यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है। समस्त संविदा करार होते हैं परंतु समस्त करार संविदा नहीं होते। अब बताओ, कोई बच्चा अगर बार बार अनुबंध ठहराव पढ़ करके गया है तो उसको इसी साल अभी एग्जाम में अगर ऐसा शब्द मिल जाए तो उसको क्या लगेगा, है तो ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया। तो याद रखिए, एक ही क्वेश्चन को अगर 4 या 6 या 7 प्रकार से भी बोला जा सकता है तो आंसर से पहले क्वेश्चन याद करके जाओ कि यही चीज़ का आंसर आपने ये जो भी पढ़ा है वही लिखना है ना, तो आपको पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन याद कर लेना। क्वेश्चन बस इतना सा है, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठहराव का सिंपल अर्थ आपको पता होना चाहिए और अनुबंध का फिर उसके बारे में आप दोनों के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठहराव का मतलब होता है कोई भी एक छोटा सा प्रस्ताव, एक कंडीशन जिसके तहत हम कोई काम करने के लिए राजी होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सरकारी नहीं, गांव में आपस में लोगों ने मिल करके एक अनुबंध बनाया कि हमारे लिए एक भवन होना चाहिए जिसमें हम अपने किसी भी कार्यक्रम को अच्छे से वहाँ पर कर सके, सुचारू रूप से संचालन कर सकें, क्योंकि बारिश वगैरह के दिनों में बाहर में करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक भवन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, एक बात रखी कि हमें भवन बनाना है। अब वो भवन या वो शर्त इतना कारगर है कि उसके लिए सब काम करने के लिए प्रेरित हो गए स्वेच्छा से, तो यहाँ पर ठहराव भवन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से 2 व्यक्ति होते हैं जो एक कुछ बेचना चाहता है, दूसरा कुछ खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर कोई समझौता होता है कि इतने रुपए में या इस दर से हम खरीदेंगे या बेचेंगे, और अगर उन्होंने उस शर्त को मान करके स्वेच्छा से खरीद और बेच लिया बिना किसी दबाव के, वो आपके ठहराव होते हैं। तो ठहराव एक सिंपल सा है जिस पर एक सिंपल सा समझौता है जिस पर कोई काम करने के लिए हम राजी होते हैं। अनुबंध में थोड़े से नियम होते हैं,
कुछ अनिवार्य शब्द होते हैं, आधारभूत तत्व होते हैं, बस ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम इनको ना पढ़ के आपको ठहराव की परिभाषा बताएंगे, ठीक है, जो कि सरल शब्दों में आपके बुक में ही दिया हुआ है, बुक में नहीं अजयमाला में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ठहराव के बारे में, एग्रीमेंट इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। प्रत्येक वचन मतलब कोई भी वचन तथा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव या समझौता कहलाते हैं। जैसे राम मोहन को एक मकान 6 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है। राम ने मोहन के लिए रखा, अब मोहन उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह राम और मोहन के मध्य एक समझौता होगा, ठीक है। समझौता क्या है कि इतने रुपए में मैं इसको खरीदूंगा, या मैं तुम्हारा ये काम करूंगा तो उसके बदले में तुम मेरा ये काम कर लेना। वहाँ पर एक समझौता हुआ जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे के कार्य को किया या खरीदा बेचा, ठीक है। ये हो गया आपका ठहराव, ठीक। इसी तरह से अब अनुबंध को समझते हैं। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या करता है, दायित्व उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर एक अधिनियम है जो मैंने समझाया था, अब याद रखना। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। तो अनुबंध की परिभाषा बस एक लाइन में है, कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। जैसे कि राम स्वेच्छापूर्ण अपनी वाणिज्य संयन की पुस्तक मोहन को 40 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाता है तथा मोहन स्वेच्छापूर्ण अर्थात बिना किसी दबाव के अपनी सहमति प्रदान करता है, तो इसे अनुबंध कहेंगे, ठीक है। तो बेचने वाला खरीदने वाला स्वेच्छा से किसी भी मूल्य पर, दर पर या किसी भी कार्य को करने के लिए किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी ऊपरी दबाव के या किसी समस्या या समय को ध्यान में रख करके स्वेच्छापूर्ण स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और कार्य को करते हैं या आदान प्रदान करते हैं किसी वस्तु का, वही आपका अनुबंध कहलाता है, ठीक है। तो अनुबंध के 3 शब्द है, ठहराव, वैधानिक दायित्व, राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना, ठीक है। ये 3 चीज़ें अनुबंध में होना जरूरी है। ठहराव तो बस एक छोटा सा ठहराव है जिस पर हम कोई कार्य करते हैं, समझौता हम कह सकते हैं, ठीक है। आपने मूवी में ज़्यादातर देखा होगा समझौता होता है कि पुलिस और गुंडों के बीच में, कि कोई बहुत बड़ा गुंडा अगर पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसको छोड़ो, तो आपकी बेटी या किसी को हम आज़ाद करेंगे जो ये लोग पकड़े रहते हैं, बस वही एक ठहराव, एक समझौता होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक दबाव है, लेकिन अनुबंध में दबाव नहीं होना चाहिए, ये अनुबंध समझा रहा है। अब यहीं से मैं आपको बताता हूँ लिखने का तरीका, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है और अब आप इसको 15 नंबर का कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टॉप में हेडिंग लिखा हुआ है, आप इसको इसके बाद लिखेंगे, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, क्योंकि ठहराव में आपने समझा कुछ नियम नहीं है और अनुबंध में नियम होते हैं, तो ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते, पर सभी अनुबंध एक ठहराव होते हैं। तो देखिए ध्यान से, ठहराव अनुबंध का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके बिना अनुबंध का जन्म नहीं हो सकता। ठहराव अनुबंध रूपी भवन की नींव है जिस पर यह टिका हुआ होता है, अतः निश्चित है कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होते हैं और यह अनुबंध का रूप भी तभी धारण कर सकती है जब यह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। अतः यह कथन कि सब अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सब ठहराव अनुबंध नहीं होते पूर्णतः सत्य है। तो इस कथन को हमें बताना है पूर्णतः सत्य है। इस कथन की विवेचना से पूर्ण ठहराव अनुबंध को जान लेते हैं, जो बोला गया है इसको आप नहीं कहेंगे, ठीक। आप क्या करेंगे, अनुबंध ठहराव को बताएंगे, फिर इस टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। अब आगे मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप डिटेल से अब इसके आंसर को लिखने के लिए पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो आपने ऊपर में पढ़ा उन्हीं को बताया गया है पूरे उदाहरणों के माध्यम से, और आगे तो इसको आधे से अधिक जो बढ़ाया गया वो केवल उदाहरण के माध्यम से है। अगले टॉपिक को भी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा उदाहरण ही भरा गया है। तो समझाना ये चाहता हूँ, आप अगर थोड़ा सा बस यहाँ तक पढ़ लें
तो आपको ये पता चल जाएगा, कुछ नए नहीं लिखना है। आपने जो भी ऊपर में 2-3 पॉइंट में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस इसमें उदाहरण कुछ ज़्यादा ही लिखा गया है। अब इस उदाहरण को रटना नहीं है, इसको समझना है और इसी से रिलेटेड जो भी उदाहरण आपसे बने लिखना है। तो ये आप गारंटी में दे रहा हूँ, आप खुद से लिख सकते हैं। उदाहरण आपको खुद से सोचना है और लिखना है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो इसमें आपके पूरे 15 या तो 10 कहीं नहीं गए। अच्छे से लिखा तो 15, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा जमा करके भी मेरे बताने पर लिखना सीख गए तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो थ्योरी आपको पता है 5 ठो आना है, और परफेक्ट लिखते हैं तो 15 पंचे 75, लगभग 5 नंबर छूटने के लायक भी लिखते हैं तो 10 पंचे 50 नंबर होता है। 50 नंबर एक विषय पे लाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, और आप क्या खुद से तैयारी करते तो लगभग उतना भी नहीं हो पाता। लेकिन अब अगर मैं बता रहा हूँ और उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप आंसर लिखना सीखेंगे और यूनिवर्सिटी लिखे हुए पेज पे नंबर आपको देती है, आपने लिखा क्या है, ठीक है। तो पास उन्हीं को किया जाता है जिनके कोरे पेज में कुछ लिखा गया हो। तो लिखना कैसे है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप 12वीं से निकले हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कॉलेज का कि कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा होता है। तो फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, पहली बात तो देख के डरना मत, क्योंकि जो भी आंसर है लगभग 3-4 पेज से ऊपर के आंसर है, बड़े बड़े आंसर हैं। और आपका आदत है अगर आप 4-5 पेज का एक ही आंसर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो पहली बात वो डर दिमाग से निकाल दो। अब मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको समझो। अब हम ये पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया कि प्रत्येक ठहराव अनुबंध होते हैं और प्रत्येक अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होते, और ये पूर्णतः शर्त हमने पढ़ लिया। अब इनको पढ़ते हैं, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है, ये तो क्लियर आपको पता चल गया। ठहराव के बिना अनुबंध नहीं होता, तो अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है। अब इस लाइन को खुद से लिख सकते हैं कि नहीं? अरे जैसा चाहे आप घुमा के गोल आप बता सकते हैं कि अनुबंध से ठहराव से अनुबंध का जन्म होता है, अतः हम कह सकते हैं कि अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है। ठहराव अनुबंध की आधारशिला है जिस पर अनुबंध टिका हुआ है, बिना अनुबंध के ठहराव नहीं हो सकते। देखो ये सब बात फेंकने वाली बात है, जितना आप इसको फेंक के बता सको। इसमें कोई लाइन है क्या कि वही वही लिखना है? नहीं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ही बात को घुमा फिरा के बताया जा रहा है। यहाँ पर ठहराव को इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि उसके बिना अनुबंध का कोई रोल नहीं करके, ठीक है। अतः अनुबंध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व ठहराव है। अब तक पूरे 3 लाइन में केवल ठहराव की बात की गई, मैं तो इससे ज़्यादा फेंक सकता हूँ। अब आप सोच लो, आप फेंक सकते हो कि नहीं, एक बार लिख करके देखना, पढ़ लो, पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग अवश्य होगी। सिंपल सी बात है, कहावत है, ऐसे आप कोई भी कहावत उठा के इसमें लिख सकते हैं। देखो भाई, जहाँ भी धुआं होगा वहाँ निश्चित है कि वहाँ आग या थोड़ी सी चिंगारी सुलगी होगी, इसलिए आग है, इसलिए धुआं निकला है। बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। इस प्रकार जहाँ अनुबंध होगा वहाँ ठहराव अवश्य होगा। ठहराव के बिना अनुबंध हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आग ही धुएं को जन्म देती है ना, धुएं को जन्म देने वाला कौन है? आग है। आग से ही धुआं निकलता है। ठीक उसी प्रकार ठहराव अनुबंध को जन्म देता है। इस ठहराव के द्वारा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना चाहिए। बस अब यहाँ पर आपको अनुबंध के बारे में ही बताना है कि इस ठहराव के मध्य पक्षकारों के मध्य, मतलब जो 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक व्यक्ति, उनके मध्य दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। बहुत से ठहराव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं किया जाता या नहीं होते, अतः वे अनुबंध नहीं, वो केवल ठहराव है, ठीक है। ये बात भी आप खुद से बता सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है कि जहाँ पर कोई अनुबंध नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, वो ठहराव है, वो अनुबंध नहीं है। एक ठहराव के राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए उसमें कुछ विशेष लक्षण का होना आवश्यक है। ये लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। तो जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो अब यहाँ से बताया जा रहा है। इतना पूरा फेंकने का ही चीज़ था, समझ लो। अब बताओ, इतना आप फेंक के खुद से नहीं लिख सकते, इसको रटा नहीं कर सकता है क्या? तो बस मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि किसके बारे में बताया जा रहा है, उसको घुमा घुमा बताते जाओ। यहाँ पर ठहराव को इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है उससे अनुबंध जुड़ा है, अनुबंध ठहराव से नहीं है। अनुबंध ठहराव से नहीं, ऐसा नहीं है। अनुबंध तो ठहराव से ही है, ठहराव अनुबंध से नहीं है, ठीक है। अब आगे कहाँ से था, हमने कहाँ से पढ़ा था? हाँ, ठहराव होना
देखो, ठहराव होना चाहिए अर्थात पक्षकारों के बीच प्रस्ताव या उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ठहराव ऐसा हो जो वैधानिक रूप से लागू हो सके। ठीक है, जो भी आपने समझौता किया वो संविधान में लिखित हो और वो कार्य किया जा सके, ऐसा नहीं कि अवैधानिक हो, है ना, तो वो लागू किया जा सके। 2 हुआ। तीसरा, पक्षकार अनुबंध करने योग्य हो। अब जो व्यक्ति के बीच में कोई काम के लिए बात हो रही है वो योग्य भी होने चाहिए। पता चला वो अपंग है, विकलांग है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वैसे व्यक्ति से आपने कुछ भी अनुबंध कर लिया तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तथा उनमें स्वतंत्र सहमति हो। तो जो भी सहमति हो कि दोनों के बीच में वो स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार के दबाव या समय को ध्यान में रखकर कि नहीं होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया है महंगाई को बढ़ा करके, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठहराव का प्रतिफल एवं उद्देश्य न्यायोचित हो सके हो व उसके विशेष रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। तो जो भी अनुबंध या ठहराव किए जा रहे हैं वो न्यायोचित होनी चाहिए, मतलब न्याय के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए और विशेष मान्यता प्राप्त होने से मतलब व्यर्थ ना हो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी ठहराव करते हैं एकदम फालतू सा। ठीक है, तो वो हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं होना चाहिए, जो कार्य के रूप में लागू किया जा सके उस तरह से आपके ठहराव होने चाहिए। इस प्रकार एक अनुबंध में ठहराव का होना आवश्यक है, इसलिए कहा जाता है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। तो जो हेडिंग था हमारा समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, अंत में आपको बता देना है। तो मुख्य बिंदु आपका यहाँ से चालू होता है कि एक ठहराव को अनुबंध होने के लिए निम्न लक्षण या विशेषता होनी चाहिए। और ये 4 लाइन में कहूँगा, बस इसको याद कर लो। और इतना अगर आपने याद करके स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि पक्षकार के बीच में एक प्रस्ताव होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होना चाहिए, ठीक है, वो वैधानिक होना चाहिए, वहाँ पर जो पक्षकार जिनके बीच में हो रहे हैं वो लोग योग्य होने चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्रतिफल और उद्देश्य न्यायोचित होना चाहिए, ये व्यर्थ ना हो, बस, और रजिस्टर द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यह लिखित या प्रमाणित होना चाहिए। इतना अगर आप बता देते हो ना तो बस लास्ट टाइम बोल दो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। ठीक, अब इतना समझ के कैसे लिखना है। अब इसी तरह से जो भी टॉपिक आपने समझाया फिर उसका एक उदाहरण दे दो, जैसे यहाँ पर बताया है। ये उदाहरण सीखने के लिए है, इससे अच्छा उदाहरण आप दे सकें तो बिल्कुल दीजिए। जैसे लिखा है, मोहन ने सदर बाजार के पास स्थित अपना मकान 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव सोहन के समक्ष रखा। मोहन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया अतः उन दोनों के मध्य ठहराव हुआ। सोहन को 10 लाख रुपए के प्रतिफल के स्वरूप मोहन से प्राप्त करने के अधिकार है। यदि मोहन अपने प्रस्ताव की पूर्ति नहीं करता तो सोहन को यह अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण ले तथा न्यायालय के आदेश से अपना मकान प्राप्त करे, क्योंकि यह ठहराव में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण समावेश हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक के माध्यम से बताया गया है कि अगर आपके बीच में ठहराव हो गया और वो वैधानिक भी था और उसके बाद अगर कोई मुँह करता है उसको ना करने के लिए, तो दूसरे व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है इससे संबंधित, क्योंकि ये वैधानिक है। ठीक है, तभी तो इसको हम अनुबंध कहेंगे, वरना तो ये नॉर्मल ठहराव होता अगर कोई कानूनी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता तो। ठीक है, तो बस वही समझाना है। सरल था कि नहीं? तो बस पढ़ो एक बार ध्यान से और फिर आपके मन में विचार आ जाएगा। थोड़ा चिंतन मनन करो कि खुद से आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं होती। कॉलेज में याद रखना, बहुत सारे विषय रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना है और इसको चिंतन मनन करना है दिमाग में कि क्या क्या हम लिख सकते हैं, और जो समझ में आ रहा है उसको कॉपी में उतार के देखो। आपने लिखा मिला करके देखो, लगभग है, काफ़ी है, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगले टॉपिक में आते हैं। इसी के समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये तो आप ऐसे फेंक सकते हो, यहाँ पर आपको नियम कानून बताना था, यहाँ पर आप बता दो कि यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। अब देखो पढ़ के इसको क्या बोला है। ठहराव होने के लिए अनुबंध का होना जरूरी नहीं है। ठहराव के लिए केवल 2 बातों का प्रस्ताव तथा स्वीकृति होना आवश्यक है। अन्य बातें जो एक अनुबंध में होनी चाहिए ठहराव के लिए आवश्यक नहीं है। ठहराव का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व का भी है। ठहराव के अंतर्गत ये सब आते हैं, जैसे कि सिनेमा देखने की ठहराव, खाने पर नियंत्रण का ठहराव, सैर के लिए जाने का ठहराव। वैधानिक दृष्टि से ऐसे ठहराव अनुबंध के आधार नहीं हो सकते, क्योंकि इस ठहराव का पालन राजनियम द्वारा नहीं है, पक्षकारों के विश्वास पर निर्भर करता है। इस प्रकार ठहराव के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि पक्षकारों के मध्य कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो। तो यहाँ पर बातों के माध्यम से आप समझ गए कि किस तरह की बात को किया जा रहा है। ठीक है, ये केवल
दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे से घुले मिले जुले हुए हैं, मतलब दोस्त रिश्ते नाते, भाई बहन, पति पत्नी जो भी हों, ये उनकी बातों को बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए मोहन ने अपने मित्र सोहन से को सिनेमा चलने के लिए निमंत्रण देता है। इसे मोहन स्वीकार कर लेता है, परंतु मोहन को सिनेमा की टिकटें नहीं मिली और वह अपने वचन का पालन नहीं कर सका। ऐसी दशा में मोहन सोहन से हर्जाना वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पक्षकारों का इरादा वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने का नहीं है या नहीं था, अतः यह ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता। इस प्रकार ठहराव के लिए उसका राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। यदि ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है तो वह अनुबंध ही कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना तो आप समझ गए होंगे कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, उसमें आपको किस टाइप से वर्ड लिखना है, और उदाहरण के माध्यम से जितना डिटेल आप समझाना चाहें समझा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ के फेंक के ठहराव की विशेषता बताते हुए फिर अनुबंध को बताना है। अनुबंध होने के लिए क्या क्या लक्षण है वो बताना है, एक उदाहरण देना है। तो देखो, एक बार पढ़ने से मुझे तो क्लियर हो गया कि क्या क्या लिखना है, मैं तो इसको लिख सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, दो बार इसको शुरू से मतलब यहाँ ठहराव क्या है, अनुबंध क्या है। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु सभी ठहराव अनुबंध होते हैं। सत्य के सत्य तो पूर्णतः सत्य है। फिर आपका ये नेक्स्ट टॉपिक, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक, बस खत्म। इतना अगर आप डिटेल से हेडिंग डाल करके पूरा लिखते हैं, हेडिंग डालने का मतलब है ऐसा बीचों बीच हेडिंग देना या साइड हेडिंग देना और उसको उसमें स्टार वगैरह कुछ बना देना जिसको स्पष्ट अलग दिखे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके पूरे 15 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी होती है। तो समझ पाए? तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है आपको समझाना कि थ्योरी पढ़ना कैसे है, उसकी तैयारी कैसे करना है। समय भले आपके पास केवल 5 घंटे हो, लेकिन उस 5 घंटे में आप पूरे 5 क्वेश्चन पढ़ सको जो 75 नंबर के लायक है, ये सिखाना मेरा उद्देश्य है। तो जो बच्चे सीरियस होकर के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, देख लो, सीख लो, समझ लो। 3-3, 2-2 क्वेश्चन मैंने बताया, अगर उतना क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो आपके 15 नंबर के हर एक टॉपिक यूनिट से तैयारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये है। अब आते हैं अनुबंध में। ठीक है, अब अनुबंध का स्वयं का एक क्वेश्चन है जिसको 2021 में बिलासपुर ने और 18 में रायपुर यूनिवर्सिटी ने, बस्तर ने 21 में, सरगुजा ने 21 में, बिलासपुर ने फिर से 20 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मेन टॉपिक है जो लिखा गया है, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों को समझाइए। ठीक है, कोई ठहराव वैधानिक कब होगा उसको आप समझाइए करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है अनुबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो अनुबंध क्या है पहले आपको वो बताना है, फिर वो वैधानिक कैसे होगा वो आपको बताना है। तो अगर आपने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया है तो आपको एक आइडिया मिल गया है। अगर आपने इसको ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसको फेंक सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात वही आती है कि एक बार आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फेंकने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए माइंड में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब अनुबंध को डिटेल से बताने के लिए उसकी अर्थ परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उससे और डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। देखिए क्या लिखा है। अनुबंध शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में एक शब्द था कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध उसका हिंदी अनुवाद है। अब जो अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी आगे देखो, अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट सुना उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है साथ मिलना या खींचना। अतः यह स्पष्ट हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को किसी ठहराव के लिए, कोई काम करने के लिए मिलना या जारी करना है। ठीक है, इस प्रकार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य किसी कार्य को करने या कराने के लिए मिलना, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य के बदले स्वतंत्रता पूर्ण अच्छा हाँ, इसमें चूंकि अनुबंध की परिभाषा है तो ये सब सारे शब्द डालना जरूरी है। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य के बदले स्वतंत्रता पूर्वक किए गए हो तथा उसके राजनियम द्वारा मान्यता प्रदान हो। और वास्तव में अनुबंध अत्यंत व्यापक एवं बहुचर्चित शब्द है जिसे समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा एवं न्यायाधीशों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिटेल में आपको इसको लिखना है, जिसमें बताना बस ये है कि ये किससे ली गई है और वो फिर किससे लिया गया है, उनका मतलब क्या है, हो गया। इतना बड़ा नहीं फेंक सकते ना।
तो जहाँ पर ये बता करके यहाँ तक इसमें अनुबंध बता दिया था, उतना ही लिख दो बस, काफ़ी है। परिभाषा का मतलब वही होता है, इसमें ज़्यादा फेंकना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लेखक की परिभाषा दी जाती है नियम एक्ट के तहत, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सरल छोटा लगे उनको पढ़ लो, मैं तो वैसे ही पढ़ जाता, जैसे कि ये ब्लैकस्टोन कोई लेखक है जिन्होंने लिखा है, अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है, ठीक है। याद कर लो उनके नाम को और उनके अनुसार आपको लिखना है। अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है। 4-5 बार पढ़ो नाम के साथ, हो जाएगा याद। उतना तो आपका बुद्धि शून्य लेवल पे नहीं होगा, 5 बार पढ़ोगे तो हो तो जाएगा, एक लाइन का चीज़ है, लेकिन उससे पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो एक पहाड़ था जिससे गुजर के आप इधर आए हो, तो ये फिर याद हो जाएगा। एकदम छोटे से चीज़ को जिसको आपने अभी तक नहीं सुने रटोगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन डिटेल से उसको पढ़ते आओ तो फिर ये सब शब्द तो उसी के एक हिस्से हैं जो कठिन हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अभी क्या लिखा है, सालमंड ने लिखा है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपको 2-3 परिभाषा पढ़ लेना है। अब आना है डिटेल में कि वो वैध क्यों है, उसकी आवश्यकता क्या है, वैध कैसे होते हैं, ठीक है। तो पूरे पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से, वैध अनुबंध के लक्षण, बार बार ब्लर हो जाता है, पता नहीं का है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार एक वैध अनुबंध में 2 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला, ठहराव का होना एवं दूसरा, इस ठहराव का कानून द्वारा मान्य होना, ठीक है। दोनों ही मुख्य बिंदु है अनुबंध के लिए और दोनों आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार केवल वही ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर सकते हैं जिनको वैधानिक रूप से क्रियान्वित कराया जा सके, किंतु अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में यह भी लिखा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हैं जो कि अनुबंध करने की क्षमता रखते हों, जो वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हों और जो इस अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टता व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हों। साथ ही ठहराव लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि भारत में प्रचलित किसी भी राजनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य हो, अतः एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण निम्न है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए ऐसा बताया, अब डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ठहराव, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ठीक है। तो अनुबंध के लिए एक ठहराव होना चाहिए, है ना, एक प्रस्ताव होनी चाहिए, समझौता, और एक उसकी स्वीकृति होनी चाहिए दोनों पक्षों के तरफ से। अरे यार इधर बहुत शोर शराबा हो रहा है, अब क्या बताऊँ मैं। चलो ठीक है, देखो अब ये तो अनुबंध होने के लिए पक्षकारों में ठहराव का होना आवश्यक है। सभी अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों के समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है, ठीक है। ठहराव की परिभाषा दिया है भारतीय अधिनियम की धारा 2E के अनुसार, तो इसको ऐसे ही लिखना, मैंने बोला था यहाँ कोई गोलमाल नहीं चलेगा। प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। तो कोई ठहराव की परिभाषा पूछे ना भारतीय अधिनियम के अनुसार, तो बताना भारतीय अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। आगे, अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जिसमें प्रतिफल विद्यमान है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समूह में प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब वचन कहलाता है, ठीक है। एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, तब ये क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। इस प्रकार स्वीकार किया गया प्रस्ताव ही वचन बन जाता है। प्रस्तावक को वचनदाता तथा स्वीकर्ता को वचन गृहीता कहा जाता है। देखिए, जो प्रस्ताव देगा उसको वचनदाता, जो स्वीकार करेगा उसको वचन गृहीता कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों द्वारा वचन का आदान प्रदान करने से ही ठहराव का जन्म होता है। इनके आपसी वचन को ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं।
इन्हें सूत्र में प्रयोग किया जा सकता है कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन या ठहराव। तो वचन और ठहराव की परिभाषा बन गया और इस सूत्र बन गया। इस सूत्र के आधार पर ये पूरा 5-6 लाइन का टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये सही रूप से लिखना है, तो उसके बाद अंदर का पैसे ही बना लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, तो इसमें उम्र वगैरह बताया जाएगा और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, वो सब बताया जाएगा। तो देखिए कोई नियम लागू नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सब बारे में बताई जाएगी। देखो ध्यान से पढ़ना सुनना। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता ठहराव के राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय अधिनियम की धारा 11 व 12 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुबंध द्वारा वैधानिक उत्तरदायित्व का सृजन होता है, जिसके निष्पादन के लिए प्रत्येक पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। अतः अनुबंध करने वाले पक्षकार ऐसे होने चाहिए जो अपने हित और अनुबंध के वैधानिक परिणामों को समझने की सामर्थ्य रखते हों। अतः वह व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि वयस्क आयु का है, पहला, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का है, एवं तीसरा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। प्रत्येक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो वयस्क कहलाता है। वयस्क की परिभाषा में समझ गए। किंतु किसी अवयस्क के लिए संरक्षण की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की गई हो अथवा जिसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के निरीक्षण में हो, तो ऐसे व्यक्ति 21 वर्ष के होने पर वयस्क माना जाएगा। स्वस्थ मस्तिष्क का आशय है कि पक्षकार अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने तथा अपने हित पर उसके प्रभाव को समझने के योग्य होने चाहिए। वह व्यक्ति जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, जैसे कि विदेशी शत्रु, राजदूत, दिवालिया, कारावास, भुगतान करने वाला आदि, अनुबंध नहीं कर सकता। तो जो अनुबंध नहीं कर सकता उनके बारे में बताया गया है और किन किन नियमों को ध्यान में रखना बताया गया है। तो ये ऐसे नियम हैं जहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि इनको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना और लिख करके देखना। सब कुछ सही तरीके से ठीक से लिख रहे हैं तब इसमें आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, पर यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, जो 3 बिंदु बताया था, वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क और राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, सभी को डिटेल से इसमें बताया गया है। ठीक है, डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करता तो वो पॉइंट काफ़ी छोटा होता, वो लगभग इतने में ही समाप्त हो जाता, लेकिन इतना जो बढ़ा है उसको डिटेल से बताने के कारण बढ़ा है। अब आगे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, तीसरा पॉइंट। एक वैध अनुबंध का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण संबंधित पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना है। बिना स्वतंत्र सहमति के कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एक वैध अनुबंध का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण संबंधित पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना है। बिना स्वतंत्र सहमति के कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। तो ये तो क्लियर है कि इनकी सहमति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत हो तो उसे सहमति कहेंगे। एक ही बात होनी चाहिए, एक ही अर्थ होनी चाहिए और एक ही समय पर सहमत होनी चाहिए। जहाँ पर सहमति का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के विचार में पूर्णतः एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने वाला जिस भाव से किसी बात को दूसरे को बता रहा है, उसी भाव से, उसी हाल में, उसी समय में वो भी उसको उसी तरह से समझे, तब यह एक सहमति और अनुबंध कहलाएगा। पता चला मैं किसी बात को कुछ और सोच के कह रहा हूँ, अगले ने कुछ और सोच के एक्सेप्ट कर लिया, अब बाद में दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो फिर ऐसे चीज़ों को हम पूर्णतः सहमति या ठहराव नहीं कहेंगे। बस उसी को बताने के लिए ऐसा वर्ड लिखा गया है। अब यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया उनको आप अपने शब्दों में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, बस हो गया,
इसमें डिटेल से बताया कि उत्पीड़न, बल का प्रयोग ना हो, अनुचित प्रभाव ना हो, कपट हो, मिथ्या इत्यादि गलती ना हो। मतलब जो स्वतंत्र सहमति ली जा रही है उसमें ये सब नहीं होनी चाहिए। पता चला आपने दबाव ऐसा डाल दिया है कि उसको हाँ बोलना पड़ा, है ना, आपने कोई गलत काम करके उससे सहमति ली है, या आप कपटपूर्ण भाव से उससे काम कर रहे हैं कि मैं भी इसके साथ शुरू कर लेता हूँ, बाद में इसको धोखा दे दूँगा। अगर आपने ऐसा कुछ सोच कर काम किया है तो केस आपके ऊपर ही बनेगा। तो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति में आपको ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, अब है चौथा टॉपिक। इधर काम चल रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही है, लेकिन हाँ मैं अगर बोलूँगा तो उसके बाद नहीं आनी चाहिए। चलिए, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। एक वैध अनुबंध का चौथा आवश्यक लक्षण यह है कि अनुबंध के पक्षकारों की ओर से होना चाहिए। कानून द्वारा किसी ठहराव के लागू होने के लिए आवश्यक है कि कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य हो। प्रतिफल का अर्थ है कुछ के बदले कुछ। अतः आवश्यक है कि ठहराव के दोनों पक्षकार कुछ प्राप्त करें और प्रदान करें। इसके लिए सही एवं वैधानिक होना आवश्यक है, कुछ अपवादों को छोड़कर। बिना न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य के अनुबंध बाजी के ठहराव कहलाते हैं, निम्न दशाओं को छोड़ करके। न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य के अनुबंध बाजी के ठहराव कहलाते हैं। अच्छा, उसे फिर पढ़ लिया मैं। प्रतिफल एवं उद्देश्य वैधानिक माना जाता है यदि वह राज्य नियम द्वारा वर्जित हो, अथवा वह उस प्रकार का हो कि यदि अनुमति दी जाए तो वह किसी अन्य अधिनियम के आदर्शों को निष्फल कर दे, अथवा यदि वह कपट मन से हो। चौथा, यदि वह न्यायालय की दृष्टि में वह अनैतिक व लोकनीति के विरुद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्यों में ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को डिटेल से बताया है। ठीक है, तो जहाँ पर अनुबंध होता है वहाँ कुछ के बदले कुछ मिलना और देना होना चाहिए। पता चला कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है और आपने कोई भी सहमति की है, कोई भी ठहराव किया है, तो उसको हम अनुबंध नहीं कह सकते। बस यही बात वो समझाना चाहता है, जिसको अलग अलग तरह से वो लिख करके बताया है। लेकिन अगर आप मेन बात को समझ गए तो आप भी अपने मन से थोड़ा सा अलग तरीके से बता के इसको फुलफिल कर सकते हैं। 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है आपका ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। तो जिस भी चीज़ पर आपने बात किया है वो काम ही, वो बात ही व्यर्थ ना हो, है ना। अब जैसे कि संविधान में लिखित है, कानून है कि हमें नशीली पदार्थ का कार्य नहीं करना है, जैसे कि गांजा, दारू, ड्रग्स इत्यादि। अब आपने समझौता कर लिया कि यार हम देखते हैं कि सड़क में दारू की दुकानें बहुत भीड़ लगा रहता है, हम खुद यहाँ पर एक नया फैक्ट्री खोलेंगे जहाँ पर दारू बनेंगी और अपने आसपास के सभी भट्टियों में हम खुद सप्लाई करेंगे। तो आपने समझौता तो कर लिया, अगला राजी भी हो गया, लेकिन यह व्यर्थ है, इसको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई एक ही जगह से ये सब सप्लाई हो रहे हैं और इसको हर जगह खोलने की अनुमति नहीं है। मतलब इसकी फैक्ट्री ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसमें देश के लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अरे लाइट कैसे ऑन हो गया, बंद हो जा। ठीक ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अंदर में क्या लिखा है। एक वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण यह है कि ठहराव के अनुबंध में परिणत होने के लिए यह जरूरी है कि ठहराव का स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो। अनुबंध अधिनियम विभिन्न धाराओं के अनुसार निम्नलिखित अनुवाद स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं। अब जो व्यर्थ घोषित किए गए हैं उनको बताया है कि आप उनमें से किसी एक का ठहराव ना करें। ठीक है, जैसे कि पहला, विवाद में रुकावट करने वाले ठहराव, विवाद में रुकावट करने वाले ठहराव। दूसरा, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव। चौथा, ऐसा ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं है। पांचवा है बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव। फिर है असंभव कार्य करने के लिए ठहराव। तो 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर आप ठहराव कर रहे हैं तो इनको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। जैसे आप बाजी लगा रहे हैं कि कल अगर
इंडिया जीती मान लो ऑस्ट्रेलिया से, तो हम इतना पैसा देंगे या ऐसा करेंगे। अगर आपने ऐसा कोई बाजी वाला किया है तो फिर वो असंभव है, ठीक है। मतलब इन सबको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। तो 6 पॉइंट को याद रखना और इनको ऐसे ही लिखना, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। लास्ट है आपका ठहराव का लिखित। तो इसमें लिखा है एक वैध अनुबंध के लिए अंतिम आवश्यक लक्षण यह है कि प्रत्येक ठहराव लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए, बशर्ते भारत में प्रचलित किसी विशेष अधिनियम के अधीन ऐसा करना अनिवार्य हो। उदाहरण ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री, बंधक आदि अनुबंध का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था, एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण को बताइए उदाहरण सहित। तो ये आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्पष्ट रूप से बता दिया। अब है इसका वर्गीकरण, जो कि पूछा नहीं है तो इसको आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए उस प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बदल जाता है। अब क्वेश्चन 1 में मैंने जो यूनिट 1 के अंतर्गत मैंने आपको पहला दूसरा क्वेश्चन आईएमपी बताया था, ठीक है। इसके बाद जो आईएमपी बताया था वो प्रतिफल क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के बाद अगर आपको आईएमपी पढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के आधार पर अगर आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में ये इन क्वेश्चनों को बताते होंगे तो आप इनको भी पढ़ लेना। और ख़ासकर जिनके बीते 2 सालों में इन क्वेश्चन को नहीं पूछा है वो यूनिवर्सिटी के बच्चे इनको तैयारी कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पृष्ठ नंबर 40 के बाद 47 में लगभग आते हैं वहाँ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो है प्रतिफल की परिभाषा और उसके लक्षण। तो प्रतिफल वही चीज़ है जो आपने अभी पढ़ा कि जब भी कोई 2 व्यक्ति आपस में किसी समझौते को करते हैं तो कुछ के बदले कुछ होना चाहिए, कि अगले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, इसमें लाभ क्या था, क्या खरीदने बेचने की बात हुई थी, कुछ इनकम है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे उनको लाभ होना चाहिए। वही लाभ आदान प्रदान वस्तु वह प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिफल की परिभाषा देखिए क्या बोला गया है। साधारण बोलचाल में प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिफल में भी पक्षकार कुछ पाने के बदले किसी काम को करने के लिए राजी होते हैं या वायदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे को वचन देता है तो वह ऐसा उस दूसरे व्यक्ति से कोई ऐसा लाभ पाने के लिए करता है जो दूसरा व्यक्ति देने योग्य है या दिलाने योग्य है। प्रतिफल लाभ, हानि, हित, अहित, दायित्व के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिफल है वो लाभ भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है, हित, अहित और दायित्व के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लेखकों ने परिभाषा दिया, जैसे कि ब्लैकस्टोन फिर से आ गए, जिन्होंने कहा है प्रतिफल एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो कि वचनदाताओं को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्षकार द्वारा दिया जाता है। तो जिनके बीच में वचन हुआ है वह एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे, या मैंने अगर किसी से कुछ वचन लिया है तो उसके बदले वो जो करने वाला है वो करेगा, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब लक्षण, तो पहला लक्षण है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, है ना। तो जिसने भी कंडीशन रखा है तो उसके अनुसार वो होना चाहिए। जैसे कि प्रतिफल संबंधी कार्य वचनदाता की इच्छा पर यह कहने पर ही करना चाहिए। यदि कोई वचनदाता की इच्छा से अथवा अन्य किसी व्यक्ति की इच्छा से किया गया अन्य किसी व्यक्ति से किया जाता है तो उसे प्रतिफल नहीं माना जाएगा। स्वेच्छा से किए गए कार्यों के लिए कोई भी व्यक्ति मुआवजे या पारिश्रमिक की मांग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जा सकता है। प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी राजनियम के अनुसार प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वह वचन ग्रहीता द्वारा ही दिए जाएं।
परंतु भारतीय अधिनियम के अनुसार प्रतिफल वचन गृहता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी अनुबंध में प्रतिफल विद्यमान हो तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते कि वह प्रतिफल जिसके द्वारा दिया गया है। इस संबंध में चिनैया बनाम रमैया का केस उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री के नाम इस शर्त पर हस्तांतरित कर दी कि पुत्री एक निश्चित राशि वार्षिकी के रूप में अपने चाचा को देती रहेगी। पुत्री ने अपने वचन का पालन करने से इस आधार पर मना कर दिया कि चाचा की ओर से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रतिफल अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है। चाचा ने सीधे नहीं बल्कि उसके भाई मतलब आपके पिता से सहमति से संपत्ति के रूप में प्रतिफल मिला है, अतः वह वार्षिक की राशि देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगला कोई अगर इसमें बाध्य कर रहा है तो बाध्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिखा गया है उसको वैसे ही चलना है। तीसरा है प्रतिफल कुछ कार्य करने या न करने का वचन हो सकता है। देखिए, प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा न करने का वचन हो सकता है। इस प्रकार प्रतिफल ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। धनात्मक प्रतिफल में वचन की इच्छा पर किसी कार्य को करने से अलग रहता है या कार्य को स्थगित कर दिया जाता है। अब है प्रतिफल चौथा, प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान या भावी हो सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो भी चीज़ों के लिए हमने अनुबंध किया है, जो भी लाभ मिलेगा वो वर्तमान का, भविष्य का, भूत का कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि उससे मिलने वाला लाभ कब तक मिलेगा। ठीक है, पांचवा प्रतिफल अवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवैधानिक नहीं होना चाहिए मतलब जो भी लाभ की दृष्टि से आप काम कर रहे हैं वो वैधानिक होनी चाहिए, अवैधानिक नहीं। तो क्या क्या पॉइंट है वो बताया गया है। यदि यह राज्य नियम द्वारा वर्जित हो, है ना, अब जिस चीज़ को मना किया गया अगर वो लाभ के लिए आप काम कर रहे हैं तो वो फिर गलत है, अनुबंध नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर केस हो जाएगा। यदि वह राज्य नियम के प्रावधानों को निष्फल करता हो तो जो संविधान का उल्लंघन करे उनको भी अवैध ही माना जाएगा। यदि यह कपटमय हो, कपटपूर्ण तरीके से अगर कोई काम किया गया है, समझौता किया गया, प्रतिफल दिया गया है तो ये भी अवैध घोषित कर दी गए हैं। और चौथा है यदि उनसे दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचे। ठीक है, तो आपने दिमाग से किसी की संपत्ति का उपयोग कर लिया उसको लाभ दिखा करके, लेकिन आप उसकी संपत्ति को खा रहे हैं दीमक की तरह, तो ये भी अवैध घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है यदि न्यायालय उनको अनैतिक अथवा लोक नीति के विरुद्ध समझाता है। ठीक है, यदि ठहराव के उद्देश्य एवं प्रतिफल को न्यायालय द्वारा अनैतिक व अथवा लोक नीति के विरुद्ध समझाया जाए तो उसे भी अवैध घोषित किया गया है। छठवां है प्रतिफल वास्तविक, निश्चित, स्पष्ट तथा नैतिक होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिफल वास्तविक, निश्चित, स्पष्ट और नैतिक होना चाहिए। अगर इससे एक भी पॉइंट इसमें छूटा हुआ है तो वो भी अवैध घोषित किए जाएंगे। सातवां है प्रतिफल की पर्याप्तता अनिवार्य नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है, जो भी दो व्यक्ति जिन्होंने आपस में कुछ समझौता करके काम को शुरू किया है तो वो प्रतिफल के लिए ही कार्य कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रतिफल की पर्याप्तता अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कि अगले को नहीं चाहिए, वो किसी दूसरे के उत्थान के लिए वो काम को कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रतिफल का आदान प्रदान हो वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ये 7 लक्षण हैं जो आपको पता होना चाहिए और इतना करके आप अपने यूनिट 1 का तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो थ्योरी कैसे पढ़ना है, कैसे फेंकना है आपको पता चल गया है, तो उसके हिसाब से ध्यान से पढ़ करके आपको लिख करके देखना है। तो अभ्यास करना और कमेंट करके बताना है थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, क्या इसी तरह से डिटेल से हमें इसको पढ़ना चाहिए ताकि आप सुन करके ही तैयारी कर सके। नहीं आप खुद से पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।